अगर दुनिया भर की सप्लाई चेन में आग लगी हो, जहाज़ों के रूट बंद हो रहे हों और कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हों, और ऐसे भयानक ग्लोबल क्राइसिस के बीच आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कहें कि अपना मुनाफा 45% बढ़ाकर दिखाओ, तो लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आमतौर पर ऐसी स्थिति में तो कंपनियां बस अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही होती हैं। राइट, लेकिन भारत की एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी ने सिर्फ अपना मुनाफा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने एक तरह से पेंट इंडस्ट्री और असली लकड़ी के बाजार की जड़ें भी हिला दी। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है जरूर, लेकिन जब हम आंकड़ों और रणनीतियों की गहराई में जाते हैं ना, हाँ, तो समझ आता है कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है, हाँ, बल्कि विशुद्ध गणित और कुछ बहुत ही बेखौफ फैसले हैं। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन बिल्कुल यही है। आज हम धबरिया पॉलीवुड लिमिटेड की चौथी तिमाही यानी Q4 और वित्तीय वर्ष 2026 के अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के नतीजों का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास 27 मई 2026 को हुई उनकी आधिकारिक अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे वेस्ट एशिया के इतने गंभीर संकट के बावजूद उन्होंने अपने मार्जिन्स को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसके साथ ही ना हम ये भी समझेंगे कि वो आने वाले समय में 30% CAGR की ग्रोथ का जो बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसका असली आधार क्या है। बिल्कुल, तो चलिए सीधे उनके रेवेन्यू और मुनाफे के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ शुरुआत में ही मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहूँ तो एक पैराडॉक्स दिखाई देता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर कोई कंपनी अपना रेवेन्यू टारगेट मिस कर दे, यानी जितना माल बेचने का लक्ष्य था उतना ना बेच पाए, तो सीधा सा तर्क ये कहता है कि उसका मुनाफा भी गिरेगा, राइट? लेकिन धबरिया पॉलीवुड के केस में गणित उल्टा काम कर रहा है। हाँ, ये आंकड़े इस पैराडॉक्स को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। अगर आप देखें तो FY26 में उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 264 करोड़ रुपए के आसपास रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 12.5% ज्यादा जरूर है, लेकिन उनके अपने इंटरनल टारगेट से कम है। इसके बावजूद मुनाफे की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वही तो। उनका एबिटा यानी ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा 45.6% की भारी छलांग लगाकर 54 करोड़ रुपए के पार हो गया। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर मैं इसे आम भाषा में समझूं तो एबिटा मार्जिन जो पहले 16% था, वो उछलकर 20.6% पर आ गया। जी बिल्कुल। और उनका पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 67% बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गया। ये गणित कैसे काम कर रहा है? टॉप लाइन मिस हुई, फिर भी मुनाफा इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंच गया? इसका जवाब ना ट्रांसक्रिप्ट में दिए गए एक शब्द में छिपा है, डेफर्ड एग्जीक्यूशन। डेफर्ड एग्जीक्यूशन। हाँ, मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र और दिल्ली NCR में उनके कुछ बहुत बड़े कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की सप्लाई आगे खिसक गई है। आगे खिसक गए मतलब ऑर्डर रद्द नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, ऑर्डर उनके पास ही है। उनका ऑर्डर बुक आज भी 174 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर खड़ा है। डेफर्ड एग्जीक्यूशन का मतलब बस ये है कि बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी वो स्टेज ही नहीं आई है जहां खिड़कियां या दरवाजे का काम शुरू हो सके। अच्छा, मतलब सिविल वर्क चल रहा होगा। हाँ, हो सकता है सिविल स्ट्रक्चर का काम धीमा हो गया हो। तो धबरिया का बिजनेस कहीं गया नहीं है, बस वो रेवेन्यू अगले साल की बैलेंस शीट में दर्ज होगा। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या ये ऐसा है जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी अचानक से सस्ती हैचबैक गाड़ियां बनाना कम कर दे और अपनी पूरी फैक्ट्री को सिर्फ लग्जरी SUV बनाने में लगा दे? दिलचस्प है। क्योंकि SUVs महंगी हैं, तो हो सकता है कुल मिलाकर वो कम गाड़ियां बेचें, उनका रेवेन्यू टारगेट शायद थोड़ा चूक जाए। लेकिन क्योंकि हर SUV पे मार्जिन हैचबैक से कई गुना ज्यादा है, इसलिए दिन के आखिर में कंपनी का बैंक अकाउंट पहले से कहीं ज्यादा भरा होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। धबरिया पॉलीवुड ने पिछले कुछ सालों में ठीक यही रणनीति अपनाई है। इसे बिजनेस की भाषा में प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर करना कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, राइट। उन्होंने जानबूझकर अपना फोकस अपर मिडिल और हाई क्लास ग्राहकों की तरफ शिफ्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई कि उनकी प्रति यूनिट लागत कम हो गई। अरे वाह! और यही वजह है कि कम माल सप्लाई करने के बावजूद उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% के उस जादुई आंकड़े को पार कर गया, जो इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल माना जाता है। देखिए, ये रणनीति कागज पर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं ट्रांसक्रिप्ट के उस हिस्से पर पहुंचता हूं जहां वेस्ट एशिया के संकट का जिक्र है, तो ये 20% का मार्जिन मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता यार। हाँ, उस ग्लोबल संकट के असर को समझना बहुत जरूरी है हमारी इस चर्चा के लिए।
दुर्भिरिया पॉलीवुड जिन अहम कच्चे मालों का इस्तेमाल करता है ना, जैसे पीवीसी रेजिन और पॉलिमर्स, वो सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वे एल्यूमिनियम का भी भारी इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है। तो मतलब उसकी कीमतें भी वैश्विक ऊर्जा संकट से प्रभावित होती हैं। एग्जैक्टली। और वेस्ट एशिया में तनाव का सीधा मतलब है कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि इस संकट के कारण उनके कच्चे माल की कीमतों में 15 से 18% तक का उछाल आया, और कुछ मामलों में तो ये उछाल 40% तक था। जी हाँ, 40%। 40% की वृद्धि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कमर तोड़ने के लिए काफी है। और यहीं पर मैनेजमेंट की असली परीक्षा थी। इस झटके से निपटने के लिए कंपनी ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया। 30 अप्रैल तक उन्हें अपने उत्पादों की कीमतें 3 बार बढ़ानी पड़ी। 3 बार? वो भी सिर्फ अप्रैल तक। हाँ, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ ग्राहकों पर बोझ डालकर इस संकट से नहीं निपटाया जा सकता। एक सीमा के बाद ग्राहक आपका माल खरीदना बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने Q4 यानी फरवरी-मार्च के दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बाजार से भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदकर स्टॉक करना शुरू कर दिया। पर एक सेकंड रुकिए, जब बाजार में कीमतें इतनी अस्थिर हों, तब भारी मात्रा में इन्वेंट्री खरीदकर गोदामों में भर लेना, क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है। मेरा मतलब है, अगर उन्होंने महंगा माल खरीद लिया और कल को कीमतें अचानक गिर गई, तो वो करोड़ों रुपए के महंगे स्टॉक के साथ फंस जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट में भी ये साफ दिख रहा है कि इस खरीदारी की वजह से उनका वर्किंग कैपिटल प्रभावित हुआ और कर्ज भी बढ़ गया। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो अब 0.56 हो गया है। देखिए, इस डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि कंपनी ने अपने शेयर धारकों के हर 1 रुपए के निवेश पर 56 पैसे का कर्ज लिया हुआ है। राइट। आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे बहुत खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन संकट के समय में ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या कंपनी अपने हाथ पैर ज्यादा फैला रही है। वही तो मेरी चिंता है। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को जानबूझकर थोड़ा तनाव में क्यों डाला? क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? क्योंकि विकल्प और भी ज्यादा भयानक था। मतलब? सोचिए, डीएलएफ या गोदरेज जैसे किसी बड़े बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और धबरिया उन्हें खिड़कियां सप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास कच्चा माल नहीं है। सप्लाई रुकने से बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। हाँ, बिल्डर्स के लिए तो टाइम ही पैसा है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में अगर आप एक बार सप्लाई चेन तोड़ देते हैं ना, तो ग्राहक का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। ओह, अब मैं समझा। तो उन्होंने ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का तनाव झेल लेंगे, थोड़ा कर्ज बढ़ा लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपने बड़े ग्राहकों के कंस्ट्रक्शन को रुकने नहीं देंगे। ठीक यही बात है। संकट के दौरान सप्लाई चेन को बनाए रखना एक मास्टर क्लास रणनीति थी उनकी। उन्होंने अपने सप्लायर्स को भी समय से पहले पेमेंट किया। एडवांस पेमेंट। हाँ, इससे हुआ ये कि जो पूरी दुनिया में माल की किल्लत थी, तब वेंडर्स ने सबसे पहले धबरिया को माल दिया। इस रणनीति ने उनका लॉन्ग टर्म मार्जिन और बाजार में उनकी साख दोनों को बचा लिया। ये वाकई में प्रभावशाली है। मतलब शॉर्ट टर्म दर्द सहकर लॉन्ग टर्म फायदा सुनिश्चित करना। लेकिन अगर आप लगातार 30% CAGR से ग्रोथ करने का दावा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ पुरानी चीजों को बचाकर नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल नहीं, आपको विस्तार करना होगा। राइट। और यहाँ हमारी चर्चा मुड़ती है उनके नए कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। तो मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने FY26 से FY28 के बीच 100 करोड़ रुपए के रणनीतिक कैपेक्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ये कोई छोटी रकम नहीं है इस साइज की कंपनी के लिए। 100 करोड़? हाँ, और इसमें से करीब 27 करोड़ रुपए तो वे FY26 में ही खर्च कर चुके हैं। इस 27 करोड़ रुपए का इस्तेमाल उन्होंने अपनी PVC एक्सट्रूजन कैपेसिटी को 24,000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 27,600 मेट्रिक टन करने में किया है। सही कहा। जो सुनने वाले नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एक्सट्रूजन वो प्रक्रिया है जिसमें पिघले हुए प्लास्टिक या धातु को सांचों से गुजारकर पाइप, प्रोफाइल या खिड़कियों के फ्रेम बनाए जाते हैं। और इस अतिरिक्त कैपेसिटी से ना उन्हें अपने मौजूदा ऑर्डर्स को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम रेवेन्यू के बंटवारे को देखें तो आज भी उनका 84% रेवेन्यू, जो लगभग 220 करोड़ रुपए बनता है, वो सिर्फ PVC और UPVC सेगमेंट से आता है। ये भी दूरदर्शी कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट पर 84% निर्भर रहना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट से साफ जाहिर है कि वे नए और अधिक मार्जिन वाले क्षेत्रों में बहुत आक्रामकता से घुस रहे हैं, विशेष रूप से एल्यूमिनियम फसाड और WPC दरवाजों के बाजार में। WPC मतलब वुड प्लास्टिक कॉम्पोजिट।
अगर हम एल्यूमिनियम फसाद वाले डिवीजन की बात करें तो उनका प्रदर्शन वाकई चौंकाने वाला है। इस डिवीजन का नेतृत्व मिस्टर वर्गीज कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में शुरुआत में ही इस सेगमेंट ने बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन हासिल किया है। फसाड मतलब वही ना जो हम बड़ी बड़ी कमर्शियल इमारतों और कॉर्पोरेट ऑफिसेज के बाहर कांच और धातु का पूरा ढांचा देखते हैं, वो बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स। हाँ, बिल्कुल वही। ये बहुत ही तकनीकी और हाई मार्जिन वाला काम होता है और दबरिया ने इसमें आते ही 56 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक हासिल कर लिया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि FY27 में सिर्फ इस अकेले एल्यूमिनियम डिवीजन से उन्हें 40 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, पहले ये कंपनी लोगों के घरों के लिए कुछ प्लास्टिक के पाइप और खिड़कियां बनाती थी, लेकिन अब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर और बाहरी ढांचा डिजाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ इमारतों के बाहर तक सीमित नहीं है, इमारतों के अंदर भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है और उसका नाम है WPC दरवाजे। WPC के बारे में आजकल आर्किटेक्ट्स बहुत बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना है। ट्रांसक्रिप्ट में इसके जो फायदे गिनाए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये दरवाजे दीमक रोधी होते हैं, पानी से खराब नहीं होते और आग को फैलने से भी रोकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा सोल्यूशन है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो है चौखट का मामला, डोर फ्रेम जिसे हम कहते हैं। इस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आज कोई घर बनाते हैं तो आपके पास चौखट के लिए 2 पारंपरिक विकल्प होते हैं। या तो आप प्राकृतिक लकड़ी की चौखट लगाएं या फिर पत्थर की, जैसे ग्रेनाइट या मार्बल की चौखट। और दोनों में ही भारी सिरदर्द है। अगर आप प्राकृतिक लकड़ी लगाते हैं तो अच्छी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल और महंगा है। फिर मानसून में वो फूल जाती है, दरवाजे अटकने लगते हैं। वो तो है। और भारत में दीमक की समस्या तो खैर एक राष्ट्रीय आपदा जैसी है। सही कहा आपने। और अगर दीमक से बचने के लिए लोग पत्थर की चौखट लगाते हैं तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। पत्थर की चौखट पर जब लकड़ी या किसी और रंग का दरवाजा लगाया जाता है तो वो देखने में बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये घर की इंटीरियर डिजाइनिंग का पूरा मजा किरकिरा कर देता है। और यहीं पर धबरिया का मास्टर स्ट्रोक आता है। वे WPC के दरवाजों के साथ बिल्कुल उसी रंग, उसी डिजाइन और उसी फिनिश की चौखट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ग्राहक को एक पूरा सेट मिल रहा है जो देखने में एकदम असली लकड़ी जैसा है, लेकिन उसमें असली लकड़ी की कोई भी खामी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वे इन दरवाजों को 8 से 10 फीट तक के बड़े आकारों में बना रहे हैं। आधुनिक घरों और विला में लोग ऊंचे दरवाजे पसंद करते हैं क्योंकि इससे कमरे में एक भव्यता आती है। हाँ, बड़े दरवाजे आजकल ट्रेंड में हैं। बिल्कुल। और प्राकृतिक लकड़ी में 10 फीट का सीधा दरवाजा बनाना, जिसे समय के साथ मुड़ने या टेढ़ा होने से बचाया जा सके, ये लगभग असंभव और बेहद खर्चीला काम है। तो ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ऐसा लगता है कि वे पूरी की पूरी लकड़ी इंडस्ट्री और पारंपरिक बढ़ई के काम को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। काफी हद तक। रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसे ही विकल्पों की जरूरत है जो इंस्टॉल करने में तेज हों और जिनमें मेंटेनेंस जीरो हो। जब हम इंटीरियर डिजाइन और तेज इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें उनके सबसे तेजी से बढ़ते सेगमेंट की तरफ भी देखना चाहिए, और वो है फ्लूटेड पैनल्स। हाँ, फ्लूटेड पैनल्स में आजकल हर नए कैफे, हर आधुनिक ऑफिस और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के घरों में टीवी यूनिट्स के पीछे लकड़ी जैसे दिखने वाले लंबे लंबे पैनल्स देख रहा हूँ। ये अचानक से हर जगह कैसे आ गए? इसके पीछे के आर्थिक आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। FY25 में फ्लूटेड पैनल्स का रेवेन्यू 38 करोड़ रुपए था, जो FY26 में बढ़कर 54 करोड़ रुपए हो गया है। वाह, काफी अच्छी जंप है। और कंपनी का लक्ष्य इसे अगले 2 सालों में 100 से 200 करोड़ रुपए तक ले जाने का है। ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही साहसिक दावा किया गया है कि इस प्रोडक्ट ने भारत की पेंट इंडस्ट्री का 5 से 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। पेंट इंडस्ट्री का 5 से 10% हिस्सा, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर लोग पेंट छोड़कर दीवार पर ये पैनल्स क्यों चिपका रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की जो कार्यप्रणाली है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपको अपने लिविंग रूम की एक दीवार को हाईलाइट करना है। अगर आप वहाँ पेंट, टेक्सचर या वॉलपेपर कराते हैं तो आपको दीवार की सतह को बिल्कुल चिकना कराना होगा, पुट्टे करवानी होगी। हाँ, उसमें तो कई दिन लगते हैं, धूल उड़ती है, पेंट की गंध आती है और बेहद कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। और फ्लूटेड पैनल्स के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। फ्लूटेड पैनल्स के लिए आपको दीवार को चिकना करने की भी जरूरत नहीं है। एक अर्ध कुशल मजदूर भी बिना किसी धूल या गंध के कुछ ही घंटों में एक पूरी दीवार तैयार कर सकता है। समय की बचत, लेबर कॉस्ट की बचत और एक एकदम प्रीमियम लुक मिल जाता है। ये तो गजब का इनोवेशन है। अब इंटीरियर की बात चल रही है तो उनके मॉड्यूलर फर्नीचर वाले सेगमेंट को नहीं भूलना चाहिए हमें।
यह भी उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 16% है, जो करीब 43 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी नीतिगत बदलाव हुआ है, जिसने धबरिया जैसी घरेलू कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा रक्षात्मक घेरा तैयार कर दिया है, जैसे हम बिजनेस में मोट कहते हैं। हम यहाँ BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए नियमों की बात कर रहे हैं, जो सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड्स पर लागू किए हैं। इस एक नियम ने भारतीय फर्नीचर बाजार का पूरा खेल बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें। ये BIS नियम क्या है और इसने बाजार को कैसे प्रभावित किया? देखिए, पहले भारत के फर्नीचर बाजार में इंपोर्टेड सस्ते बोर्ड्स, विशेष रूप से चीन या दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले सस्ते MDF और पार्टिकल बोर्ड्स की भरमार थी। हाँ, चाइनीज माल बहुत आता था। ये बहुत सस्ते होते थे, इसलिए घरेलू निर्माता इनसे मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन सरकार ने क्वालिटी सुधारने के लिए BIS मानकों को अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब है कि अब बोर्ड्स पर ही कस्टम अधिकारी चेक करते हैं कि क्या बोर्ड भारतीय मानकों पर खरा उतरता है। और क्योंकि ज्यादातर सस्ता आयातित माल इन कड़े मानकों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए उनका इंपोर्ट लगभग रुक सा गया है। ठीक कहा आपने। इस पॉलिसी चेंज ने बाजार में एक बहुत बड़ा सप्लाई वैक्यूम पैदा कर दिया। अब जो फर्नीचर निर्माता भारत में बने उच्च गुणवत्ता वाले बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके पास एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा आ गया है। और धबरिया पॉलीवुड पूरी तरह से भारतीय कच्चे माल और भारतीय बोर्ड्स का इस्तेमाल करता है। ये तो ऐसा है जैसे रातों रात उनके सारे विदेशी प्रतिद्वंदियों को सरकार ने खुद खेल से बाहर कर दिया हो। और इसी फायदे को भुनाने के लिए वे अब देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे गोदरेज, M3M और DLF के साथ बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही। इन बड़े बिल्डर्स को हजारों फ्लैट्स के लिए समय पर एक समान क्वालिटी वाला माल चाहिए, जो अब इंपोर्ट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और उन्होंने सिर्फ बड़े बिल्डर्स पर ही फोकस नहीं किया है। मैंने पढ़ा कि रिटेल ग्राहकों और छोटे आर्किटेक्ट्स के लिए उन्होंने स्टूडियो अरेजो नाम से एक नया ब्रांड शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सबसे तेज गति से कस्टमाइज्ड फर्नीचर उपलब्ध कराना है। अगर आप उनकी पूरी ब्रांड स्ट्रैटेजी का विश्लेषण करें तो ये एक बहुत ही सोची समझी योजना लगती है। उन्होंने बाजार के हर हिस्से के लिए एक अलग ब्रांड स्थापित किया है। पहला, उनका मुख्य ब्रांड पॉलीवुड, जिससे PVC, WPC और एल्यूमिनियम के उत्पाद आते हैं। दूसरा, डायनेस्टी, जो बड़े प्रोजेक्ट्स और B2B ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर मॉड्यूलर फर्नीचर बनाता है। और तीसरा हो गया स्टूडियो अरेजो, जो रिटेल ग्राहकों के लिए है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट में एक चौथे ब्रांड का भी जिक्र देखा, डी स्टोना। ये क्या है? डी स्टोना उनका एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो प्राकृतिक पत्थर या मार्बल का एक कृत्रिम विकल्प है। एक इंजीनियर्ड ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं। ये मार्बल जैसा ही दिखता है, लेकिन वजन में हल्का है और लगाने में आसान है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे पन्नों को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत स्पष्ट है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है जो प्लास्टिक के पाइप पे प्रोफाइल बनाती थी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कंपनी के इवोल्यूशन की कहानी है, जिसने खुद को पूरी तरह से एक एंड-टू-एंड इंटीरियर बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशंस कंपनी में बदल लिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें इस अर्निंग्स कॉल से सीखने को मिलती है, वो है रेजिलियंस, लचीलापन। राइट। जब वेस्ट एशिया के संकट के कारण सप्लाई चेन टूट रही थी, तब उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने मार्जिन को बचाने के लिए आक्रामक रूप से कीमतें बढ़ाईं, सप्लायर्स का पेमेंट जल्दी करके इन्वेंट्री सुरक्षित की और उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। बिल्कुल। जब वो 30% रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो वो हवा में की गई बात नहीं है। वो उनके इस 100 करोड़ के नए कैपेक्स और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की नींव पर टिकी है। सही कहा। किसी भी व्यक्ति के लिए जो व्यापारिक रणनीतियों, रियल एस्टेट के बदलते ट्रेंड्स या यहाँ तक कि अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाने में भी रुचि रखता है, इस चर्चा में बहुत गहरे सबक हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे उपभोक्ता अब समय बचाना चाहता है और उसे ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो रेडी टू इंस्टॉल हों। बिल्कुल, सुविधा सबसे बड़ी चीज हो गई है आज। लेकिन इन सारे आंकड़ों और रणनीतियों को डिकोड करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल पैदा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि WPC जैसे मटेरियल्स प्राकृतिक लकड़ी की जगह ले रहे हैं। फ्लूटेड पैनल्स दीवार पर पेंट और प्लास्टर की जगह ले रहे हैं। मॉड्यूलर फर्नीचर फैक्ट्री से बनकर आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा? हाँ, अगर ये सब इतना सस्ता, तेज, इंस्टॉल करने में आसान, ज्यादा सुंदर और दीमक मुक्त होता जा रहा है, तो क्या आने वाले 10 या 15 सालों में हमारे घरों में अपने हाथों से नक्काशी करने वाले पारंपरिक बढ़ई का काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। और पुरानी असली प्राकृतिक लकड़ी से घर सजाने का शौक,
क्या हम नेचुरल वुड के युग का अंत देख रहे हैं, जहां असली लकड़ी सिर्फ अमीरों के म्यूजियम्स या इतिहास की किताबों तक ही सिमट के रह जाएगी? इस सवाल के जवाब के बारे में खुद सोचिएगा।